तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। टीकाकरण जिसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं, इसके टॉप 100 प्रश्नों को हम लेकर के आ गए हैं। इन्हीं टॉप 100 प्रश्नों में आपके टीकाकरण के प्रश्न आ जाएंगे। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाला है, क्योंकि लगभग जितने भी टीके हैं उन सबको हमने इन टॉप 100 प्रश्नों में कवर कर लिया है। जैसे आपका कोविड वैक्सीन हो गया, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न कोविड के आने ही वाले हैं। बीसीजी हो गया, एमएमआर हो गया, टिटनिस का हो गया, खसरा हो गया, मीजल्स हो गया, सारे टीकों को हमने इन टॉप 100 प्रश्नों में कवर किया है। 10 नंबर के टीकों से प्रश्न आपके आने ही वाले हैं, कन्फर्म है। तो 10 नंबर आपके यहाँ पर पक्के होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी वीडियो हम डाल रहे हैं वो सारी वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सकें। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना है। और इसके अलावा जिन लोगों के पास में नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, वो लोग हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव जरूर ज्वाइन कर लें। नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो सर्च कर लेना, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है। वहां पर हम पूरी अपडेट डालते रहते हैं। जैसे हम कल ये टीकाकरण की वीडियो आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाई, तो हमने वहां पर बता दिया था कि ये वीडियो आज नहीं आ पाई है, कल आई है। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें छोटी छोटी वीडियो नहीं बनाते हैं, वो हम वहां पर बता देते हैं। तो वो आप लोग जो है ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले आपको बता दें, एमपी महिला सुपरवाइजर ऑल सब्जेक्ट के सुपर नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। चारों सब्जेक्ट के सुपर नोट्स आप मात्र 128 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चारों सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उन चारों सब्जेक्ट को हमने कवर किया है। इसके साथ साथ में मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और बायोलॉजी की इनकी 4 एक्स्ट्रा पीडीएफ भी हम आपको साथ में ही देने वाले हैं। ये सारे के सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलने वाले हैं। इसके लिए कोई कुछ खास नहीं करना है। ये आपको यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, इसी स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर 128 रुपए का पेमेंट करके और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547233 इस पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये टीकाकरण की जो पीडीएफ है, जो लोग अब यहाँ पर खरीदेंगे पीडीएफ नोट्स 128 में, उनको ये टीकाकरण की पीडीएफ लगी हुई मिलेगी साथ में। बाकी जो पहले खरीद चुके हैं उन लोगों को परेशान नहीं होना है। 10 तारीख को हम 10 फरवरी को सबको कंप्लीट नोट्स देने वाले हैं, उसके साथ में टीकाकरण की भी नोट्स आपको मिलेंगी। ठीक है, तो पुराने वाले परेशान मत होना, अभी कोई मैसेज मत करना। 10 तारीख को बता देंगे, उस दिन आपको सबको नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो लोग नए वाले हैं वो तुरंत मंगवा लीजिए, आपको साथ में टीकाकरण की वीडियो जो पीडीएफ है वो लगी हुई मिलेगी। चलिए अब क्लास शुरू कर लेते हैं और एक एक टीके के बारे में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बीच बीच में हम महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और साथ में ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उस पर स्टार मार्क करते हुए चलेंगे, जिससे कि आप जब पीडीएफ निकलवा लें तो वहां पर आप भी इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई क्लास शुरू करते हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें, आपके जो भी एमपीएसबी के द्वारा एग्जाम कराया जाता है, जैसे कि एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्स, कंप्लीट नोट्स उपलब्ध हैं। आप लोग मैसेज करके ले लीजिएगा। कंप्लीट नोट्स एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा, एमपी आबकारी के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, एमपी पुलिस, एमपी वन रक्षक जेल विभाग और एमपीएसआई 2025 इसके भी नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग नोट्स मंगवा सकते हैं, मैसेज कर लीजिएगा उसी व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए अब यहाँ पर शुरू करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उन पर हम स्टार मार्क करेंगे। आप पीडीएफ निकलवाने के बाद में आपको भी स्टार मार्क कर लेना है। पुराने वाले पीडीएफ के लिए मैसेज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। 10 तारीख को देंगे सबको। चलिए, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखना, 1985 में भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अब ये सार्वभौमिक क्या होता है? ये यूनिवर्सल वाला। ठीक है, यूनिवर्सल यानी कि पूरे भारत में लागू कर दिया गया 1985 में। और सीमित जगह से जब शुरू किया गया था, वो कब शुरू किया गया था? वो 1978 में शुरू किया गया था। आगे वो प्रश्न आएगा तो बताएंगे। फिलहाल ध्यान रखना, सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1985 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका अनुशंसित है? यानी कि गर्भवती माता को कौन सा टीका दिया जाता है? तो गर्भवती माता को टिटनिस का टीका दिया जाता है, जिसे हम टीटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फुल फॉर्म होता है टिटनिस टॉक्साइड। तो गर्भवती माता को सबसे पहला टीका जो दिया जाता है वो टिटनिस टॉक्साइड का टीका दिया जाता है, जिसे हम टीटी कहते हैं। हालांकि अब इसका नाम बदल करके टीडी कर दिया गया। ठीक है, पहले टिटनिस टॉक्साइड कहते थे, अब इसको टिटनिस और डिप्थीरिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में टीटी का ही टीका आएगा, तो परेशान नहीं होना है। टीटी का टीका लिखा है या फिर टीडी का टीका लिखा है, दोनों एक ही बात है। टिटनिस के लिए यह टीका दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी सुविधा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाती है? तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आईसीडीएस के बारे में आपसे पूछा। देखिए, तो पूरक पोषण आहार दिया जाता है आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा, प्राथमिक टीकाकरण भी दिया जाता है आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा, और स्वास्थ्य की जांच भी आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा की जाती है। आईसीडीएस के अकॉर्डिंग ये काम सारे होते हैं। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या क्या आपको दिया जाता है आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा।
अगला देखिए, मीजल्स का टीका बालक को कब लगाया जाता है? मीजल्स माने खसरा होता है, तो 9 माह का जब बालक हो जाता है तो उसको मीजल्स का टीका लगाया जाता है। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, खसरे का टीका 9 माह पर लगाया जाता है। चलिए, बच्चों को जन्म के बाद प्रारंभिक अवस्था में कौन-सा टीका दिया जाता है? जब बच्चों का जन्म होता है तो शुरुआत में कौन-सा टीका दिया जाता है? तो याद रखना, बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी का टीका शुरुआत में बच्चों को दिया जाता है। चलिए, अभी पूरा जब 100 प्रश्न पढ़ लेंगे ना, तो टीकाकरण का कोई भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं रहेगा। बीच-बीच में आपको हम समझाते भी चलेंगे। देखिए, किस रोग के बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो क्षय रोग, जिसे हम तपेदिक कहते हैं, टीबी कहते हैं जिसको, इससे बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है और पहला टीका बालक को यही दिया जाता है। अभी देखेंगे कि कितने घंटे के बाद दे देना चाहिए, सब कुछ आगे आने वाला है। किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है? तो एड्स जो बीमारी है, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। यह एक लाइलाज बीमारी है और इसका कोई भी टीका भी नहीं बना है। तो याद रखना, 4 ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पर एड्स लिखा रहे तो समझ लेना एड्स का अभी तक कोई भी टीका नहीं बना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, शिशु को 2.5 माह की उम्र में कौन-सा टीका लगाया जाता है? जब शिशु 2.5 महीने का होता है, 2.5 से 3 महीने के बीच का होता है, तो कौन-सा टीका लगाते हैं? तो ध्यान रखना, डीपीटी का दूसरा टीका 2.5 माह की उम्र में लगाया जाता है। अगला देखिए, पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब शुरू किया गया था? पहली बार पल्स पोलियो अभियान कब शुरू किया गया था? तो दिसंबर 1995 में पहली बार पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। टीबी की प्राथमिक रोकथाम कैसे करते हैं? तो ध्यान रखना, टीबी के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है। इससे टीबी नामक जो रोग है, जो तपेदिक नामक रोग है, वो नहीं होता है। बालक को बीसीजी का टीका सबसे पहले लगाया जाता है टीबी से बचाने के लिए। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 4-5 बार आपके एग्जाम में आया है। छत्तीसगढ़ का जो सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी यह प्रश्न आया है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अंत तक बने रहिएगा, बीच में छोड़ के मत भागिएगा, नहीं तो फिर आपको ही नुकसान बहुत होने वाला है। ठीक है, कोविशील्ड वैक्सीन, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। इस बार कोविड से 3 से 4 प्रश्न आने वाले हैं और जो प्रश्न इस टॉप 100 में हम कराने वाले हैं, इससे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो मोस्ट इंपोर्टेंट कोविड वाले प्रश्न है ना, उनको हमने लास्ट में रखा है, तो परेशान नहीं होना है। लगभग 7 से 8 कोविड वाले प्रश्न हैं, इसमें आ जाएंगे। तो कोविशील्ड वैक्सीन किसने बनाई थी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन बनाई गई थी और यही वैक्सीन सबसे ज़्यादा लोगों को लगाई भी गई थी। अगला, वेरिसेला वैक्सीन की पहली खुराक हेतु न्यूनतम आयु क्या होती है? पहली बार जो वेरिसेला वैक्सीन दी जाती है, कम से कम कितना उम्र होना चाहिए बालक का? 1 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो वेरिसेला वैक्सीन की पहली खुराक इसको दी जाती है। वैक्सीन में क्या-क्या हो सकता है? अब ये बहुत ध्यान से समझना, परेशान नहीं होना है आपको, कन्फ्यूज़न में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। सभी बहनों से निवेदन है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखिए, वैक्सीन में क्या-क्या हो सकता है? तो वैक्सीन में जीवित रोगजनक होते हैं, ठीक है? तो जीवित जो जीवाणु और वायरस होते हैं, ये वैक्सीन में डाले जाते हैं, इनसे मिलकर वैक्सीन बनती है। या फिर क्षीण बना दिया गया रोगजनक, यानी कि जो आपका बैक्टीरिया, वायरस होता है, उसको मार दिया जाता है, तो मृत जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, उनसे बनती है वैक्सीन। या फिर एंटीजेनिक जो प्रोटीन होता है, इन तीनों से मिलकर के एक वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। चलिए, वैक्सीन शरीर में क्या करवाते हैं? तो वैक्सीन हमारे शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न करवाते हैं। किसी भी रोग के लिए हम क्या करते हैं, ये जो जीवाणु है, मान लीजिए छीड़ बना दिया गया, यानी कि मृत जीवाणु जो है, वो हमारे शरीर में इंजेक्ट करा देते हैं, ठीक है, इंजेक्शन के माध्यम से। अब हमारा शरीर क्या करता है, इसी जीवाणु के लिए, इसी जीवाणु के विरोध में अपनी सेना तैयार करता है, ठीक है, अपनी सेना तैयार करता है, एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है ना। अब ये सेना जो है वो तलवार और ढाल लेकर के खड़ी हो जाती है। आगे इससे रिलेटेड कोई भी जो भी वायरस आएगा, उससे हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो सेना बनवाने के लिए क्या करता है, वैक्सीन काम करती है, ठीक है। ड्राइंग कैसी लग रही है बताइए? इसीलिए आपको ये ड्राइंग बनाकर समझाते हैं कि आपको याद रहे। भले ही ये फर्जी बेकार ड्राइंग है, ठीक है ना, लेकिन आपको याद रहेगा कि हाँ, वैक्सीन क्या करवाते हैं, वैक्सीन सेना तैयार करवाते हैं आगे आने वाले वायरस से लड़ने के लिए, यानी कि वैक्सीन हमारे शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न करवाते हैं, ठीक है। पता नहीं कौन सी सेना बन गई थी, राक्षस वाली सेना बन गई, ठीक है ना। चलिए, 16 नंबर, अधिकतर वैक्सीन कैसे शरीर में पहुंचाए जाते हैं? आप सबको पता है, ज़्यादातर जो वैक्सीन होता है, पोलियो को अगर हम छोड़ दें, पोलियो की बूंद पिलाई जाती है, बाकी ज़्यादातर जो वैक्सीन होते हैं वो इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। अगर कोविड का वैक्सीन सब लोगों ने लगवाया होगा, ठीक है ना, तो इंजेक्शन के माध्यम से ज़्यादातर जो वैक्सीन है वो हमको लगाई जाती हैं। 17 नंबर, फ्लू वैक्सीन व्यक्तियों को हर वर्ष लगवानी चाहिए, क्यों? जो फ्लू वाली वैक्सीन होती है उसको हर वर्ष लगवाना चाहिए। पता चला वायरल फीवर चल रहा है, फिर बर्ड फ्लू हो गया, कोई फ्लू हो गया, तो क्यों लगवानी चाहिए? क्योंकि जो वायरस होते हैं वो वर्ष दर वर्ष बदलते रहते हैं, ठीक है ना। हर वर्ष वो अपडेट होकर के आ जाते हैं। जैसे तुम्हारा मोबाइल है ना, मोबाइल में मांगता नहीं है, चलो भाई अपडेट करो, ये वर्जन आ गया, ये वर्जन आ गया। इसी तरह से वायरस होते हैं, अपना अपडेटेड वर्जन लेकर के आते रहते हैं। तो फ्लू वाली जो वैक्सीन होती है उसको हर वर्ष लगवाना चाहिए एक व्यक्ति को। आगे बढ़िए, नंबर 18,
प्रतिरक्षा विकारों में क्या-क्या शामिल होता है? प्रतिरक्षा विकारों का अर्थ है कि इम्यूनिटी जो डिफिशियंसी होती है, इनमें क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं? चलिए देख लेते हैं। प्रतिरक्षा न्यूनता शामिल होती है, यानी कि आप जो आपकी एंटीबॉडीज़ है वो कमज़ोर हो जाती हैं या फिर स्वप्रतिरक्षी रोग हो जाते हैं। ऐसे रोग जो अगर हमारे शरीर में हो जाएँ तो हम खुद एंटीबॉडी नहीं बना पाते हैं या फिर अपनी प्रतिरक्षा नहीं कर पाते हैं, या फिर अति संवेदनशीलता, ये तीनों जो हैं वो प्रतिरक्षा विकारों के अंतर्गत आते हैं। नंबर 19, देखिए, विद्यालयी आयु वाले अप्रतिरक्षित बच्चे प्रायः वैक्सीन निरोधित रोगों जैसे डिप्थीरिया, खसरा और पोलियो आदि से सुरक्षित क्यों रहते हैं? अब बताइए, अगर विद्यालयी आयु वाले बच्चे कौन से होंगे? 5 वर्ष से ऊपर का ही बालक होगा जो विद्यालय जाएगा, ठीक है ना? जो 5 वर्ष से ऊपर का बालक होगा, वही तो विद्यालय जाएगा। तो ये 5 वर्ष का जब बालक होता है तो इसको जो है सारी इंजेक्शन लग चुके होते हैं, सारी वैक्सीन लग चुकी होती हैं। इसीलिए ये जो बालक होता है, वो अधिकांश बच्चे इन रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षित रहते हैं। क्यों प्रतिरक्षित रहते हैं? क्योंकि उनको सारे टीके लगाए जा चुके हैं। आपको पता है 0 से लेकर के 5 वर्ष तक सारे टीके लगाए जाते हैं, ठीक है ना? सबका आपको टाइमिंग पता है, जो हमने पीडीएफ बना रखी है उसमें सब कुछ बता रखा है, ठीक है ना? तो पीडीएफ जिन लोगों ने नहीं मंगाया, पहले पीडीएफ मंगवा लीजिए, तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएँगी, ठीक है? तो अधिकांश बच्चे जो है आपका टीके वगैरह सब कुछ लगवा चुके होते हैं, तो ये इन रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षित होते हैं, डिप्थीरिया, खसरा और पोलियो। तो अधिकांश बच्चे इससे प्रतिरक्षित रहते हैं। नंबर 20, वैक्सीन लगवाने के बाद क्या असर होता है? तो शरीर जो है वो वायरस के कमज़ोर रूप का अभ्यस्त हो जाता है। जब भी आपको वैक्सीन लगेगी आपके हाथ में या फिर जाँघ में या फिर कमर पर, तो ध्यान रखना, कुछ देर के लिए आपका शरीर क्या हो जाता है, एकदम सुस्त पड़ जाता है। जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीन लगवाई होगी उनको पता होगा, किसी को बुखार हो गया, ठीक है ना? बालक को भी अगर वैक्सीन लगाई जाती है तो वो जो है आपका पैरासिटामॉल दिया जाता है कि भाई ऐसा हो सकता है आज ये बालक बहुत रोएगा या फिर आज ये बालक को बुखार हो सकता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा शरीर होता है वो उस वायरस के प्रति, कमज़ोर रूप के प्रति अभ्यस्त होना शुरू होता है, उसमें थोड़ा-सा समय लगता है, ठीक है ना? तो वैक्सीन लगवाने के बाद क्या होता है, हमारा शरीर बुखार हो सकता है, अभ्यस्त होने लगता है उस वायरस के प्रति, तो कुछ दिन के लिए, 1 से 2 दिन के लिए हमारा शरीर थोड़ा-सा कमज़ोर महसूस होता है, ठीक है? चलिए 21 नंबर, टीकाकरण में किसकी एक नस्ल को शरीर में प्रवेश कराया जाता है? अभी हमने टीकाकरण के बहुत सारे जो है आपके यूट्यूब पे वीडियो देखे, उसमें क्या वो लोग 10 प्रश्न करवाते हैं और 1 घंटा लेते हैं, ठीक है ना? 1 घंटा में 10 प्रश्न करवाएँगे, इधर-उधर की बातें फालतू करके, ठीक है ना? और 10 प्रश्न के चक्कर में आपका 1 घंटा बर्बाद हो रहा है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 30 से 32 मिनट का टाइम लेंगे और आपको 100 प्रश्न करवाएँगे, ठीक है ना? तो ज़्यादा बात अपन को करनी नहीं है, उतनी ही बात करनी है जितनी आपको समझ में आए, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं, किसकी एक नस्ल को शरीर में प्रवेश करवाते हैं? तो जीवित वायरस होगा या फिर बैक्टीरिया होगा? अभी आपको बताया ना किस-किस से मिलकर के अपनी वैक्सीन बनती है। जीवित या मृत वायरस और बैक्टीरिया से मिलकर के हमारी वैक्सीन बनती है। तो टीकाकरण में हम इनको ही अपने शरीर में इंजेक्ट करवाते हैं, फिर इनके अगेंस्ट जो हमारा बॉडी है वो एंटीबॉडी तैयार करता है, यानी वही अपनी सेना तैयार करता है। चलिए 22 नंबर, टीकाकरण से कौन-सी बीमारी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता? अभी हमने आपको बताया, ये रिपीट हो गया क्योंकि ये 2-3 बार प्रश्न आया होगा, तो टीम ने रिपीट कर दिया है। एड्स नामक जो बीमारी है, इससे हम नहीं बच सकते हैं टीकाकरण के द्वारा। चलिए 23 नंबर, वेरिसेला वैक्सीन जो है वो किस रोग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दी जाती है? तो ध्यान रखना, जो वेरिसेला वैक्सीन है वो चिकन पॉक्स से सुरक्षा करने के लिए दी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंपोर्टेंट बताना आपको भूल ही गए, ठीक है? चलिए फिर से देख लेते हैं। ये विद्यालयी आयु वाले, ये आपका इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है? और देख लीजिए, फ्लू वैक्सीन कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये आपका कैसे पहुँचाते हैं इंजेक्शन के द्वारा, एंटीबॉडी, ये सारे प्रश्न जो हैं वो आपके महत्वपूर्ण हैं। ये भी आपका किससे बनता है वैक्सीन, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। समझाते-समझाते दिमाग से ही निकल गया। अब जो है आपका लगवाते चलेंगे साथ ही साथ में, ठीक है? तो जीवित वायरस बैक्टीरिया से बनवाते हैं, एड्स से नहीं बच सकते हैं, चिकन पॉक्स हो गया। चलिए, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीसीजी का फुल फॉर्म है बेसिल कैलमेट गुएरिन, ठीक है? इसका नाम यही क्यों रखा गया, वो आगे आपको पता चलेगा जब आगे आप प्रश्नों को करेंगे। मौखिक पोलियो टीका, जिसे हम ओपीवी कहते हैं, ओरल जो आपका टीका होता है, जो मुँह के द्वारा दिया जाता है, 2 बूंद ज़िंदगी की, आपने सुना होगा प्रचार में, ठीक है ना? तो मौखिक पोलियो टीका ओपीवी क्या है? तो ये जीवित लेकिन कमज़ोर पोलियो वायरस होता है। हमारे अंदर पोलियो का वायरस डाला जाता है, ठीक है? लेकिन कैसा होता है? जीवित तो होता है, लाइव तो होता है, लेकिन कमज़ोर होता है, ठीक है? फिर जब वो हमारे शरीर में पहुँच जाता है, तो फिर शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना तैयार कर देता है, यानी कि अपनी सेना तैयार करना चालू कर देता है, ठीक है? तो जो मौखिक पोलियो टीका होता है, ओपीवी जिसे हम कहते हैं, वो जीवित लेकिन कमज़ोर पोलियो वायरस होता है। आगे बढ़िए। नंबर 26, ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, जो ग्रीवा का कैंसर होता है, यानी कि बच्चेदानी में जो आपका बच्चेदानी की नली का जो कैंसर होता है, उसे हम ग्रीवा कैंसर कहते हैं, ठीक है? तो इसके बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? एचपीवी टीका लगाया जाता है।
नंबर 27 देखिए, बीसीजी टीका किससे बनाया जाता है? तो याद रखना जो बीसीजी टीका है वो टीबी के बैक्टीरिया का जो कमज़ोर स्ट्रेन होता है उससे बनाया जाता है, ठीक है? इसी कमज़ोर स्ट्रेन को, कमज़ोर वायरस को हमारे शरीर मतलब कमज़ोर बैक्टीरिया को हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट करा दिया जाता है, फिर वही हमारा शरीर इसके खिलाफ अपनी सेना तैयार करता है। जब भी हमारे ऊपर टीबी का हमला होगा तो हमारी जो टीबी के खिलाफ हमारे शरीर ने जो सेना बनाई थी वो जागृत हो जाएगी और वो इससे लड़ेगी, ठीक है ना? तो क्या होता है, बीसीजी का टीका टीबी बैक्टीरिया के कमज़ोर स्ट्रेन से बनाया जाता है, ठीक है? ये सारे टीके हमको दिए जाते हैं। फिर वो टीके की जो सेना हमारा शरीर बनाता है ना, वो सेना आराम से एक जगह जाकर के सोने लगती है, ठीक है ना? वो एसएफ वाली सेना होती है, एसएफ वाली। जब काम पड़ता है ना, कम मतलब कहीं दंगा हो गया, फसाद हो गया या फिर कहीं चुनाव हो रहा है, तब उसको बुलाया जाता है। तो ये टीका लग गया हमको, इसकी सेना बन गई, इसकी सेना एक जगह जाकर के सो रही है। मान लीजिए इस टीके से संबंधित कोई रोग आया, जैसे कि टीबी का कोई रोग हमारे अंदर आया, तुरंत ये सेना एक्टिव हो जाएगी और इसको लड़ करके भगा देगी और वापस से अपनी जगह पर जाकर के आराम करने लगेगी। समझ में आ गया? तो इसीलिए ये सारे टीके लगाए जाते हैं कि अगर इनमें से कोई भी रोग का बैक्टीरिया हमारे शरीर में कभी भविष्य में प्रवेश करता है, तो वो जो हमने सेना बना रखी है, वो इससे लड़ेगी। चलिए 28 नंबर, दस्त जिसे हम डायरिया कहते हैं, को नियंत्रित करने के लिए कौन-सा टीका लगाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आपका कई बार पूछा गया है। आंसर होगा रोटावायरस। रोटावायरस का टीका लगाया जाता है। आगे बढ़िए 29 नंबर। 29 नंबर है, पीत ज्वर के लिए दिए जाने वाला टीका कौन-सा है? पीत ज्वर का अर्थ है पीलिया। तो पीत ज्वर से बचाने के लिए कौन-सा टीका दिया जाता है? तो 17 डी टीका दिया जाता है पीत ज्वर से बचाने के लिए। आगे बढ़िए नंबर 30, अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी टीका कौन-सा होता है? तो टीटी का जो टीका होता है, जिसे हम अब जो है टीडी का टीका कहते हैं, टिटेनस डिप्थीरिया कहते हैं, पहले टीटी कहते थे, ये अधिक ऊष्मा प्रतिरोधी टीका होता है। 31 नंबर देखिए, पेंटावैलेंट तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? देखिए, पेंटावैलेंट टीके में कौन-कौन से टीके आते हैं? तो 5 टीके आते हैं पेंटावैलेंट में। कौन-कौन से? डिप्थीरिया, काली खाँसी, इसे पर्टुसिस भी कहते हैं, परेशान नहीं होना कि पर्टुसिस आ गया, अब ये कौन-सा रॉकेट साइंस आ गया। पर्टुसिस को ही काली खाँसी कहते हैं। तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस और एचआईवी, इन 5 रोगों से बचाने के लिए पेंटावैलेंट टीके को लगाया जाता है बालक के अंदर। नंबर 32 देखिए, कोल्ड चेन प्रक्रिया में वॉक इन कोल्ड रूम में वैक्सीन को कितने महीने तक संग्रहित रखा जाता है? जब वैक्सीन आती है तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में सबको लगा देते हैं, ठीक है ना? जगह-जगह जा कर के लगाते हैं, फिर लोगों को बुलाते हैं, तो ये वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन आप उन कितने दिन तक वैक्सीन को रख सकते हैं? तो 3 महीने तक हम कोल्ड इन वॉक रूम में जो है इसको रख सकते हैं। नंबर 33, प्रसव पूर्व माता को दी जाने वाली टीटी टीके की 2 खुराक के बीच में न्यूनतम कितना अंतराल होना चाहिए? तो कम से कम 1 महीने का अंतराल होना चाहिए। एक बार टीटी का टीका लग गया तो अगला जो टीका लगेगा वो 1 महीने के बाद में लगेगा। सप्ताह में बात करें तो 7 मतलब कि 4 सप्ताह के बाद ही लगता है। नंबर 34, शिशुओं को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन जिसे हम डीपीटी कहते हैं, किन रोगों से हमको प्रतिरक्षा प्रदान करती है? जो डीपीटी का टीका लगता है, वो किन रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? आइए देखते हैं। अब अगर ये ट्रिपल वैक्सीन है, यानी कि कम से कम 3 रोगों से तो हमको बचाएगी, तो चलिए देख लेते हैं कौन-कौन से रोगों से हमको जो ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी है बचाती है। देखें, सही आंसर हो जाएगा काली खाँसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। इन तीनों रोगों से हमको ये ट्रिपल वैक्सीन बचाती है। काली खाँसी फिर बता दे रहे हैं, काली खाँसी को ही पर्टुसिस कहा जाता है, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाएँ आप लोग। अगला देखिए, नंबर 35 नंबर का क्वेश्चन है, पेंटावैलेंट जो टीका होता है इसकी खुराक कितनी होती है? कितना दिया जाता है? तो ध्यान रखना 0.5 एमएल जो पेंटावैलेंट होता है वो 0.5 एमएल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए 36 नंबर। कौन-सा पहला पुनर्योगज डीएनए का टीका है? यानी कि दोबारा 2 चीज़ों को मिला कर के बनाया गया कौन-सा ऐसा टीका होता है? तो हेपेटाइटिस बी का जो टीका होता है वो 2 डीएनए को मिला कर के बनाया जाता है। याद रखना, कौन-सा पहला पुनर्योगज डीएनए टीका है? तो 2 डीएनए को मिला कर के बनाया गया टीके को हम पुनर्योगज डीएनए टीका कहते हैं और पहला पुनर्योगज जो डीएनए टीका है वो आपका कौन-सा है? हेपेटाइटिस बी है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर। 1 वर्ष से कम आयु के शिशु को डीपीटी टीका लगाने के लिए कौन-सा स्थल सबसे अधिक पसंद किया जाता है? यानी कि ये जो डीपीटी का टीका है वो शिशु को कहाँ पर लगाया जाता है? तो जाँघ की पार्श्व जो बृहदिका पेशी होती है, यानी कि जो दाहिनी जाँघ होती है उसकी ऊपरी वाले हिस्से में यह लगाया जाता है। तो 1 वर्ष से कम आयु के शिशु को डीपीटी का टीका जाँघ में लगाया जाता है, यह आपको याद रखना है। 38 नंबर, कौन-सा टीका जन्म के समय नहीं लगाया जाता है? तो आपको बताया था पेंटावैलेंट में 5 टीके होते हैं, 4 तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन ये जो एचआईवी का टीका होता है वो जन्म के समय नहीं लगाया जाता, ठीक है? तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, इसका फुल फॉर्म है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एचआईवी कहते हैं, ये जन्म के समय नहीं लगाया जाता है। आगे बढ़िए 39,
पेंटावैलेंट वैक्सीन की खुराक कब-कब दी जाती है? तो याद रखना 6 सप्ताह पर दी जाएगी, 10 सप्ताह पर दी जाएगी और 14 सप्ताह पर। 3 बार दी जाती है। इसके बाद में इसका बूस्टर डोज़ भी दिया जाता है। बूस्टर डोज़ आपसे नहीं पूछेंगे। अगर आपसे पूछेंगे पेंटावैलेंट की कितनी खुराक दी जाती है, ध्यान रखना 3 खुराक दी जाती है, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह, फिर उसके बाद में इसका बूस्टर डोज़ दिया जाता है। अगर टोटल पूछेंगे कि बूस्टर डोज़ सहित कितनी दी जाती है, तो 5 बार दी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है? आगे बढ़िए। ओपीवी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ओपीवी का पूरा रूप है ओरल पोलियो वैक्सीन। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है? इसके अलावा जो आपका ये है जांघ में लगाया जाता है, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। आगे बढ़िए। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पता ही होना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन में आपके दिया रहेगा शिशु मृत्यु दर को कम करना, मातृ मृत्यु दर को कम करना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य स्तर को उन्नत करने के लिए ये टीके लगाए जाते हैं, जिससे कि जो शिशु है उसकी मृत्यु ना हो, कम से कम हो, ठीक है? मातृ मृत्यु दर को कम करना जब मतलब कि जो लेडीज़ होती हैं, वो प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रसव के पूर्व ही उनको टीके लगाए जाते हैं, ठीक है ना? 12 माह पर पहला टीका लगा दिया जाता है, जिससे कि आगे की जो स्थितियाँ बनने वाली हैं उसको फेस कर सकें वो लोग, ठीक है? तो शिशु और मातृ मृत्यु दोनों के स्वास्थ्य स्तर को उच्चतम बनाए रखने के लिए ये टीके लगाए जाते हैं। नंबर 42 मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी और यह टीकाकरण से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। 43 हेपेटाइटिस बी के टीके की कितनी डोज शिशु को दी जाती है? तो हेपेटाइटिस बी के टीके की 3 डोज जो हैं वो शिशु को दी जाती हैं। आगे बढ़िए। भारत सरकार ने किस तिथि को टीकाकरण कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया था? तो ध्यान रखना पूरे देश में 19 नवंबर 1985 को टीकाकरण का कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया गया था। अगला 45 डब्ल्यूएचओ ने भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित कर दिया? तो वर्ष 2014 में डब्ल्यूएचओ ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया कि भारत में अब पोलियो का कोई भी केस नहीं है, ठीक है? तो ध्यान रखना डब्ल्यूएचओ ने वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त कहा था। पल्स पोलियो अभियान कब चलाया गया? तो चलिए देख लेते हैं। 16 मार्च 1995 को पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था। इसी दिन जो है आपका टीकाकरण दिवस मनाते हैं। 16 मार्च 1995 को पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था। घर-घर जाकर के 2 बूंद ज़िंदगी की पिलाई गई थी। नंबर 47 बीसीजी का टीका त्वचा के किस लेयर में लगाया जाता है? कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा टीका कहाँ पर लगाया जाता है? अभी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो जो बीसीजी का टीका है वो कहाँ पर लगाया जाता है? तो 3 लेयर होती हैं त्वचा की, आपको पता है। तो बीसीजी का टीका प्रथम लेयर में लगाते हैं, यानी पहली जो लेयर है उसमें लगाते हैं और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है इंट्राडर्मल, ठीक है? जो पहली लेयर होती है उसका नाम होता है इंट्राडर्मल। आगे बढ़िए। और ये 15 डिग्री पर लगाया जाता है, मतलब 15 डिग्री जो है झुका करके ये टीका लगाया जाता है, तभी पहली लेयर में लगेगा। दूसरी लेयर में जब लगाना है तो ये आपका 45 डिग्री झुकाना पड़ेगा और जब तीसरी लेयर में लगाना है तो 90 डिग्री पर आपको झुकाना पड़ेगा, तभी तीसरी लेयर में टीका लगेगा। और जो कोविड वैक्सीन थी वो एकदम सीधी लगाई गई थी, 90 डिग्री पर लगाई गई थी, क्योंकि वो हमारी तीसरी लेयर में जा करके लगी थी, ठीक है? चलिए, इतनी आपको जानकारी एक्स्ट्रा बता दिया जाता है, ठीक है? अगला देखिए, इसीलिए कहते हैं क्लास भी लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं पीडीएफ लेकर के खुश हो रहे हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ें पीडीएफ में थोड़ी लिखी हैं, पीडीएफ में तो फैक्ट टू फैक्ट लिखा रहेगा, ठीक है? देखिए 48 48 क्या है? खसरा या फिर रूबेला का जो टीका है, वो त्वचा के किस भाग में लगाया जाता है? तो अभी आपको बताया है, पहले हम उसको लगाते हैं और जो सेकंड लेयर होती है, सेकंड लेयर 45 डिग्री पर, इस पर हम क्या लगाते हैं? सबक्यूटेनियस नाम का टीका लगाते हैं, जो खसरा और रूबेला का टीका होता है, ठीक है? तो जो हमारी सेकंड लेयर है, इसे हम सबक्यूटेनियस कहते हैं, पहले को इंट्राडर्मल कहते हैं। तो सबक्यूटेनियस में 45 डिग्री पर खसरा और रूबेला का टीका लगाया जाता है। ध्यान रखना, ये डिग्री और लेयर नाम ये भी पूछ सकते हैं। 49 चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और इस पे स्टार मार्क कर लीजिए दोनों पर। आगे बढ़िए। देखिए, अगला है 49 डीपीटी और हेपेटाइटिस बी का टीका त्वचा के किस भाग में लगाया जाता है? तो ध्यान रखना, त्वचा के थर्ड लेयर में डीपीटी और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं और इसके लिए 90 डिग्री पर हम एकदम सीधे जो है, जो इंजेक्शन होता है वो सीधे हम लगाते हैं, सिरिंज को सीधा लगाया जाता है, तभी ये थर्ड लेयर में पहुंचती है 90 डिग्री, ध्यान रखना, ठीक है? और इस थर्ड लेयर का नाम इंट्रामस्कुलर होता है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला 50 नंबर हमारा हाफ सेंचुरी होने वाला है भैया। जन्म के तुरंत बाद बीसीजी वैक्सीन की कितनी डोज दी जाती है? तो ध्यान रखना, जन्म जैसे ही बालक का जन्म होता है तो 0.05 ml बीसीजी की डोज दी जाती है। फिर आगे जब टीका लगता है तो इसको आगे बढ़ा करके 0.1 कर देते हैं। लेकिन शुरुआत में क्योंकि बालक बहुत छोटा होता है, अभी पैदा ही हुआ है, तो झेल नहीं पाएगा, तो 0.0 ml का वैक्सीन लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद। अगला देखिए 51 किस वैक्सीन का केवल सिंगल डोज ही प्रभावी रहता है, यानी एक बार लगा दो पूरी जिंदगी भर के लिए फ्री? सही आंसर बीसीजी का टीका होता है, एक बार लगा देंगे तो सिंगल डोज ही प्रभावी रहता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहती है बार बार। नंबर 52
भारत में टीकाकरण किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है? ध्यान रखना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा टीकाकरण शुरू किया गया था और टीकाकरण का जो पूरा कार्यक्रम है वो यही लोग देखते हैं। नंबर 53, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को टिटनेस की 2 टीकों के मध्य में कितने दिन का अंतराल रखना चाहिए? पहले आपको महीने में दिया गया था, अब आपसे सप्ताह में पूछा है। महीने में पूछे तो 1 महीना, सप्ताह में पूछे तो 4 सप्ताह। 4 सप्ताह का गैप होना चाहिए अगर 2 टीके जो है टिटनेस के लगाए जा रहे हैं तो। अगला 54, जन्म लेने के कितने घंटे के भीतर ही आपको बीसीजी का टीका लगवा लेना है? तो 24 आवर यानी 24 घंटे के भीतर ही आपको बीसीजी का टीका अपने बालक को लगवा लेना है। अगर नहीं लगाया है तो पूछ करके लगवाना है, ठीक है? कितना लगाया जाता है? शुरुआत में 0.05 ml लगाया जाता है। 24 घंटे के अंदर बीसीजी की पहली खुराक लग जानी चाहिए। 56, भारतीय सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका किससे सुरक्षा के लिए है? तो ध्यान रखना, जो पहला टीका दिया जाता है 24 घंटे के भीतर 0.05 ml, वो टीबी से बचाने के लिए दिया जाता है और इसका नाम है बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऊपर पढ़ा करके आए हैं आप लोग, अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इससे पता चलेगा कि कितने ध्यान से आप लोग वीडियो देख रहे हैं या फिर ऐसे रजाई में बैठ करके कान में ईयरफोन लगा करके सुन रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। आगे बढ़िए। 57, एमएमआर टीका देने की उम्र क्या होती है? एमएमआर का टीका कितनी उम्र तक दिया जाता है? तो ध्यान रखना, जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो एमएमआर का टीका दिया जाता है 9 मंथ पर। 58, वैक्सीनेशन के पितामह कौन है? अब यहाँ पर कुछ हिस्ट्री के प्रश्न देख लेते हैं। वैक्सीनेशन की सारी चीज़ों को कवर किया, अपडेटेड, पुरानी, बीच की सारी चीज़ों को कवर किया, इससे बाहर कहाँ जाएगा भाई? वैक्सीनेशन के पितामह कौन है? तो एडवर्ड जेनर को हम वैक्सीनेशन का पितामह कहते हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका कब बनाया था? इनको पितामह क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने चेचक का टीका बनाया था, ठीक है? कब बनाया था? तो 1796 में एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था। अगला देखिए नंबर 60, बीसीजी वैक्सीन को कितने तापमान पर रखा जा सकता है? तो 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम बीसीजी वैक्सीन को रखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पितामह वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, और ये खसरा का जो टीका है ना 9 महीने पे लगाया जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जब आप पीडीएफ निकलवाना है तो वहाँ पर टिक मार्क कर लेना ज़रूर। आगे बढ़ते हैं, देखिए नंबर 61, बच्चों को विटामिन ए की कितनी खुराक देनी होती है? तो ध्यान रखना, 0 से लेकर के 5 वर्ष के दौरान बच्चे को टोटल 9 खुराक दी जाती हैं। किसकी? विटामिन ए की। जब बीसीजी का टीका लगता है ना, तब भी जो है विटामिन ए की खुराक दे दी जाती है। तो ध्यान रखना, टोटल 5 वर्ष में 9 खुराक विटामिन ए की दी जाती हैं। नंबर 62, पीसीवी का टीका किस बीमारी से लड़ने के लिए बनाया जाता है? तो ध्यान रखना, जो पीसीवी का टीका लगता है वो निमोनिया से बच्चे को बचाने के लिए पीसीवी का टीका लगता है और ये ज़रूर लगवाना चाहिए क्योंकि निमोनिया जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को। तो पीसीवी का टीका ज़रूर लगवाना चाहिए। नंबर 63, कौन सा ऐसा टीका है जो मौखिक और इंजेक्टेड दोनों रूप से दिया जाता है? तो ध्यान रखना, जो पोलियो का टीका होता है वो मुंह से भी दिया जाता है, यानी ओपीवी भी होता है, ओरल भी दिया जाता है और इंजेक्टेड भी किया जाता है, ठीक है? तो ओपीवी भी होता है, ओपीवी भी होता है और आईपीवी भी होता है। आईपीवी मतलब इंजेक्ट किया जाएगा, ओपीवी मतलब ओरल दिया जाएगा। तो एकमात्र ऐसा टीका है पोलियो का जो ओरल यानी 2 बूंद जिंदगी की और टीके और जो इंजेक्शन के माध्यम से भी दिया जाता है। 64, ओआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ये महत्वपूर्ण है, ये आपका पोलियो वाला भी महत्वपूर्ण है और ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ये इसका ओआरएस का फुल फॉर्म होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ठीक है? आगे बढ़िए। रेबीज का टीका किसने खोजा था? ये भी महत्वपूर्ण है। तो रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी और जब भी रेबीज का प्रश्न आता है तो करंट अफेयर के 2 प्रश्न हम आपको जरूर बताते हैं। पहली बात, रेबीज से मुक्त होने वाला कौन सा पहला राज्य है? तो ध्यान रखना, गोवा पहला राज्य है जो भारत में रेबीज से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। और क्यों मुक्त हो चुका? क्योंकि वहाँ पर कुत्ते ही नहीं हैं। कुत्ते नहीं रहेंगे तो काटेंगे नहीं तो होगा नहीं। और रेबीज किसके काटने से होता है? तो केवल कुत्ते के नहीं, कुत्ते, बिल्ली और बंदर, इन भालू, इन चारों के काटने से रेबीज हो जाता है और इसी को पानी से इसमें जो है पानी से डर लगने लगता है। अगला देखिए नंबर 66, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जोनास सॉल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई थी। आगे बढ़िए नंबर 67, एडवर्ड जेनर ने किसका उपयोग करके चेचक का टीका तैयार किया था? तो ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार लोग कंफ्यूज कर देता है कि एडवर्ड जेनर ने किसका उपयोग करके चेचक का टीका बनाया था। याद रखना, काऊ पॉक्स के दानों से जो रोगजनक होता है उससे मिल करके जो है इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। क्या हुआ कि एक गाय थी, ठीक है ना? अब ये गाय कैसे बना यार, ये पूंछ बना दिया, ये पैर बना दिया, ठीक है?
ड्राइंग आप समझ सकते हैं आप। ठीक है, अब ये गाय थी, गाय को धोने के लिए जो है एक मतलब क्या आदमी था वो गाय को धो रहा था, तो गाय में क्या हुआ था, गाय में चेचक हो गया था। वो चेचक इस दूध के माध्यम से उस व्यक्ति में भी पहुँच गया और उस व्यक्ति को भी चेचक हो गया। तो उस मतलब एडवर्ड जेनर साहब वहीं से गुज़र रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई ये बीमार क्यों हो गया? तो पता चला कि गाय को चेचक हो गया था, यहाँ पर ऐसे-ऐसे उसके धब्बे पड़ गए थे गाय के। तो फिर उन्होंने क्या किया, उस काऊ पैक्स का ये जो दाने निकले थे, इन दानों को निकाल कर के प्रयोग किया और उस काऊ पैक्स के दानों के रोगजनक से ही इन्होंने किसका निर्माण किया? चेचक के टीके का निर्माण किया, जो कि आगे चल कर के बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा, किसके लिए? व्यक्तियों के लिए, इसीलिए इन्हें पितामह कहते हैं वैक्सीनेशन का। नंबर 68, दाद रोग से बचाव के लिए कौन-सी वैक्सीन दी जाती है? तो जो दाद होता है, दाद आप जानते हैं मतलब खुजली वगैरह जो हो जाती है, इससे बचाव के लिए सिंग्रेक्स या फिर जोस्टा वैक्सीन दी जाती है। कौन-सी? सिंग्रेक्स या फिर जोस्टा वैक्स नामक वैक्सीन दी जाती है। आगे बढ़िए, नंबर 69, 69 है, देखिए, क्षीण रोगजनक से टीका तैयार करने की तकनीकी किसने खोज की थी? क्षीण रोगजनक का मतलब है जब जो रोगजनक होता है, जो बैक्टीरिया वायरस होता है, उसको मृत बैक्टीरिया और वायरस को हमारे शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है, तो उसे हम क्षीण रोगजनक टीका कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी 1879 में। डेट भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़िए, नंबर 17, इसके बाद में अभी थोड़ी देर में आपका लगभग 3 या साढ़े 3 4 बजे के आसपास आपका अगला प्रैक्टिस सेट आने वाला है। आपको पता है हम डेली प्रैक्टिस सेट भी करवाते हैं। हर सब्जेक्ट का लगभग 7-7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो अगला जो भी प्रैक्टिस सेट का नंबर है, शायद बाल विकास का नंबर है, वो अगली वीडियो थोड़ी देर में आ जाएगी, 1 से 2 घंटे के बाद। नंबर 70, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उत्पादित टीकों को सुरक्षित क्यों माना जाता है? तो देखिए, अब क्या है, अब तीसरी पीढ़ी के टीके बन गए हैं। इनमें क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से टीका बनाया जाता है। ठीक है? तो सुरक्षित क्यों मानते हैं? क्योंकि उनमें केवल रोगाणु का आवरण होता है। अभी तक क्या कर रहे थे हम? या तो जीवित रोगाणु बैक्टीरिया को हम अपने शरीर में प्रवेश करवा रहे थे, अब ये खतरनाक भी हो सकता था, या फिर मृत रोगाणु या बैक्टीरिया को हम अपने शरीर में प्रवेश करा रहे थे। अब क्या होता है, अब ना तो हम जीवित को प्रवेश कराएँगे, ना मृत को प्रवेश कराएँगे। केवल उनका जो ऊपर का आवरण होता है, उस आवरण को निकाल करके शरीर में प्रवेश कराएँगे। ये पूरी तरह से सेफ होता है। इसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं और ये तृतीय पीढ़ी के टीके होते हैं। समझ में आ गया? केवल रोगाणु का आवरण यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। चलिए आगे बढ़िए। टीकाकरण का मूल सिद्धांत क्या है? मूल उद्देश्य क्या है टीकाकरण का? तो यह प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मृति की संपत्ति पर आधारित है। कुल मिलाकर के बड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है, सीधे समझ लीजिए। हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, उसको मजबूत करने के लिए उसकी स्मृति पर, यानी उसको ध्यान दिलाता है, भैया देखो तुमको टीका लग चुका है, तुम्हारी सेना कहाँ पर बैठी है। मान लीजिए टीबी का कोई बैक्टीरिया आया, ठीक है? तो स्मृति, स्मृति का अर्थ होता है दिमाग, याद दिलाएगा, भैया वो सेना को बुलाओ, टीबी वाले को, तुमको टीका लगाया था हमने। तो फिर वो सेना जागृत होती है, आकर के लड़ती है, ठीक है ना? तो मुख्य सिद्धांत क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मृति की संपत्तियों पर यह आधारित होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को याद दिलाता है कि तुम्हारे पास में ऑलरेडी सेना बची हुई है, कोविड वैक्सीन के लिए, वायरस के लिए, सबसे लड़ने के लिए बैठी हुई है, उस सेना को बुलाओ। ठीक है? चलिए 72 नंबर, एटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीएस का फुल फॉर्म होता है एंटी टिटनिस सीरम। ध्यान रखना, एटीएस का फुल फॉर्म एंटी टिटनिस सीरम होता है। अगला 73, वॉन बेनिंग को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था? तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज के लिए वॉन बेनिंग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभी फैक्ट वाला प्रश्न है, इसमें क्या ही समझाना है। नंबर 74, सक्रिय प्रतिरक्षा किसकी वजह से होती है? तो मेमोरी कोशिकाओं की वजह से। मेमोरी का मतलब समझ गए ना? वही वो मतलब कोई वो आया वैक्सीन, मतलब कोई वायरस अपने शरीर के अंदर आया, तो जो हमारी मेमोरी में सेव रहता है कि भाई तुम्हारी सेना बैठी है, उस सेना को एक्टिव करो, तो वो सेना आती है और लड़ती है, ठीक है ना? तो जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, तुरंत जो प्रतिरक्षा हमको मिलती है, वो मेमोरी कोशिकाओं की वजह से हमको मिलती है। आगे बढ़िए, नंबर 75, वैक्सीन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो अभी आपको मैंने बताया है, जो तीसरी पीढ़ी की वैक्सीन है, वो सबसे शुद्धतम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें केवल उसके आवरण का प्रयोग किया जाता है, ना कि बैक्टीरिया और वायरस का। केवल बैक्टीरिया के आवरण का प्रयोग किया जाता है, सबसे सेफ होती है। और जो कोविड है ना, वो इसी से बनाया गया था। नंबर 76, जब पूर्व निर्मित एंटीबॉडी को सीधे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, तो किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं? यानी पहले से ही हमने एंटीबॉडी बना रखी है, अब हम कोई वायरस नहीं प्रदान करेंगे, हम सीधे एंटीबॉडी को ही शरीर में प्रवेश करा देंगे। पहले क्या होता था, शरीर हमारा एंटीबॉडी बनाता था, अब हम लोगों ने खुद ही एंटीबॉडी बना ली है, ठीक है ना? तो शरीर से भी हम मेहनत नहीं करवाना चाहते, सीधे हम एंटीबॉडी को ही जब हम अपने अंदर इंजेक्ट करा देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी कृत्रिम का अर्थ है जो मानव द्वारा बनाया गया है। कहीं पर भी कृत्रिम शब्द लिखा है तो समझ लीजिए मानव द्वारा बनाया गया। जैसे कृत्रिम झील हो गया, तो कृत्रिम झील का अर्थ है मानव द्वारा बनाई गई झील। कृत्रिम नदी हो गई तो मानव द्वारा बनाई गई नदी। अब नदी तो बना नहीं सकते, पर झील तो बना सकते हैं, स्विमिंग पूल तो बना सकते हैं। तो कृत्रिम जहाँ पर लगा मिल जाए, समझ लीजिए मानवों ने बनाई है। अब ये एंटीबॉडी जब मानवों ने बनाई है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहेंगे। आगे बढ़िए, नंबर 77, माता के पहले गाढ़े पीले दूध को क्या कहा जाता है? तो इस दूध को हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, ठीक है?
अब इसके बाद में आपके लिए हम गर्भावस्था वाली भी ले आएँगे और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सब के ले आएँगे। साथ ही साथ में 28 तारीख जैसे-जैसे नज़दीक आती रहेगी, 20 तारीख से सुपर मैराथन क्लासेस चालू कर देंगे, जिसमें लगभग 200 प्रश्नों को हम कराएँगे, ठीक है ना? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। नंबर 78 और वो नोट्स मँगवा लीजिए, क्योंकि नोट्स में पूरा थ्योरी कंप्लीट दिया हुआ है। अब आपको समझ में ही नहीं आएगा, अभी जब ऑब्जेक्टिव लगाएँगे आप, तो समझ में नहीं आएगा, और जिन लोगों ने नोट्स पढ़ लिया है, उन लोगों ने ऑब्जेक्टिव लगाया होगा, तो उनको बड़ा मज़ा आया होगा, ठीक है ना? तो तुरंत 128 कुछ जाता नहीं है भैया इतने में, ठीक है? नौकरी मिल जाएगी तो आप बड़े खुश होगे, भैया ₹128 में नौकरी मिल गई, ठीक है ना? तो तुरंत अपने नोट्स मँगवा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो। चलिए, वैक्सीन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो फ्रेंच लैंग्वेज से जो है लिया गया है वैक्सीन शब्द। चेचक का उन्मूलन भारत में कब हो गया? कब भारत ने कह दिया भैया हमारे यहाँ से चेचक समाप्त हो चुका है? वर्ष 1997 में भारत ने कह दिया चेचक रोग जो है वो हमारे यहाँ से पूरी तरह से समाप्त हो गया है। चलिए, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? अब यहाँ पर विश्व की बात हो रही है, भारत की नहीं हो रही, नहीं कन्फ्यूज़ हो जाओ। विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। 81 81 स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को विस्तारित टीकाकरण यानी कि ईपीआई के रूप में कब चालू किया गया था? तो ध्यान रखना, जब अगर यूपीआई की बात हो, मतलब कि यूनिवर्सल बात हो, तो आपको 1985 बता रखा है। लेकिन अगर ईपीआई की बात हो तो ध्यान रखना 1978 में ईपीआई चालू किया गया था। विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम ईपीआई 1978 में शुरू किया गया था। बाद में पूरे भारत में 1985 में लागू कर दिया गया था। चलिए, 82 नंबर, भारत बायोटेक ने कौन सी वैक्सीन लॉन्च की थी? तो ध्यान रखना, कोवैक्सीन जो है उसका निर्माण किसने किया था? भारत बायोटेक ने किया था। ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, दोनों वैक्सीन। अब यहाँ पर कोविड की कुछ आपको क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है कोविड वाले, जो आपके एग्जाम में आएंगे, उनको कवर कर लेते हैं। इतना कह सकते हैं, आपको बता दें, इतना अच्छा आपको कोई भी नहीं बताने वाला है टीकाकरण के बारे में। आप और सारी वीडियो देख लेना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। किसी ने कोविड को इतना डिटेल में कवर नहीं किया, लेकिन ध्यान रखना, कोविड ही रिसेंट टीका है, तो कोविड से 2 से 3 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। इसको क्यों नहीं कवर कर रहे हो भाई? चलिए, भारत सरकार के द्वारा कोविड टीके में पंजीकरण के लिए कौन सा ऐप बनाया गया था? तो आपको याद होगा, कोविन नामक ऐप बनाया गया था। यहाँ से आप जो है रजिस्ट्रेशन करा करके कोविड का टीका लगवा सकते थे, ठीक है ना? तो कोविन ऐप बनाया गया था। 84 प्रथम चरण में कोविड वैक्सीन का टीकाकरण किन व्यक्तियों को किया गया था? तो आपको याद होगा, कोविड वॉरियर्स को पहले चरण में टीकाकरण लगाया गया था, टीका लगाया गया था। अब ये कोविड वॉरियर्स कौन होते थे? जैसे आपके पुलिस वाले हो गए, जैसे सफाई कर्मी हो गए, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, इनको कोविड वॉरियर्स बोला गया था। क्यों बोला गया था? क्योंकि फर्स्ट लाइन में ये लोग ही थे। ये लोग, इन लोगों ने अगर सफाई कर्मी सफाई करना छोड़ देते तो और वायरस फैल जाता। तो पहले इन लोगों को ऊपर ध्यान दिया गया, पहले इन लोगों को तो कोविड का टीका लगाया गया, उसके बाद में नॉर्मल पब्लिक के लिए चालू किया गया था। तो इनको हम कोविड वॉरियर्स कहते हैं। 85 प्रथम चरण में कुल कितने लोगों को कोविड का टीका लगा था? पहले चरण का, हमेशा आपसे पहले चरण का ही पूछेंगे, दूसरे तीसरे का नहीं पूछेंगे। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया था कोविड वाला। 86 भारत ने किस प्रथम विदेशी वैक्सीन को कोविड वैक्सीन के रूप में भारत में लॉन्च किया था? पहली विदेशी वैक्सीन कौन सी थी? उसका नाम था स्पुतनिक 5। अपने यहाँ तो ऑलरेडी चल ही रही थी, ठीक है ना, कोविशील्ड और कोवैक्सीन चल रही थी, लेकिन विदेशी कौन सी पहली वैक्सीन थी? तो रूस की बनी हुई स्पुतनिक 5 पहली ऐसी वैक्सीन थी जिसको भारत ने अनुमति दी थी। 85 भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो याद रखना, मनसुख मंडाविया जो है वो भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। 88 कोविड-19 का पहला टीका भारत में किसको लगा था? तो याद रखना, मनीष कुमार जी को पहला टीका लगा, और ये बहुत दिलेर आदमी हैं, क्योंकि शुरुआत में क्या होता था, टीका जब लगाया जा रहा था ना, तो लोगों ने अफ़वाह फैला दी कि भाई जो जिसको टीका लगेगा वो 10 दिन के बाद मर जाएगा, उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोग घरों में छुप रहे थे, भैया टीका लगवा ही नहीं रहे थे। अब भारत सरकार परेशान, तो मनीष कुमार से बात हुई, मनीष कुमार ने कहा मैं तैयार हूँ भैया, मुझे टीका लगाओ पहले, मैं ज़िंदा बचूँगा तो बाकी सब लोग ज़िंदा बच जाएँगे। तो ये एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं, कह सकते हैं हम, कि इनको जो है टीका लगाया गया और इनके ऊपर उस टीके का असर हुआ और ये मतलब कि कोविड से सुरक्षित हो गए। तो मनीष कुमार जी का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। कोविड-19 का पहला टीका मनीष कुमार जी को लगाया गया और यह एक सफाई कर्मी थे, यह भी याद रखना है। 89 विटामिन ए का टीकाकरण किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? जो विटामिन ए का टीका हमको लगाया जाता है वो विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करता है, बहुत सारे रोगों से हमको सुरक्षा प्रदान करता है स्पेशल। अगला देखिए, अब यहाँ पर वीवीईसी, वीवीईसी किस रोग को नियंत्रित करने में सक्षम वैक्सीन है? तो याद रखना, वीवीईसी जो है वो हेपेटाइटिस का रोग होता है। हेपेटाइटिस के लिए जो है वैक्सीन लगाई जाती है। अब ये विवेक नहीं है, गलती से लग गया है, वीवीईसी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़िए। हेपेटाइटिस की वैक्सीन शरीर के किस हिस्से में लगती है? तो आपको बताया था, हेपेटाइटिस की वैक्सीन सीधे पैर की जांघ में, जिसे हम वेस्टस लेटोर्सिस कहते हैं, 90 डिग्री पर लगती है, ठीक है। ध्यान रखना, हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन होती है, आप इसको तो डिलीट ही कर दो, ठीक है ना, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके बारे में हमने यहाँ पर नीचे बता रखा है, इसको हटा ही दो, ठीक है, कन्फ्यूज करेगा आपको। ये रहा, हेपेटाइटिस की वैक्सीन कौन सी है? तो सीधे पैर की जांघ में लगती है, वेस्टस लेटार्सिस इस जगह का नाम होता है, 90 डिग्री पर ये जो है वैक्सीन लगती है। आगे बढ़िए। 92
बच्चों और वृद्धों के लिए कितनी गेज की सिरिंज का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, पतली सिरिंज का यूज़ किया जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की जो आपकी चमड़ी होती है, जो स्किन होती है, वो पतली होती है और वृद्धों की स्किन जो है वो भी शुष्क हो जाती है, पतली हो जाती है। तो 26 गेज की सिरिंज का यूज़ किया जाता है बच्चों और वृद्धों में इंजेक्शन लगाने के लिए। चलिए 93, बीसीजी वैक्सीन की खोज कब की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। 1921 में कैलमेट गुएरिन के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। इसीलिए इसका फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट गुएरिन। ठीक है, किसने खोजा था? 1921 में कैलमेट गुएरिन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। आगे बढ़िए 94, बीसीजी जो है वो किस प्रकार की जो है वैक्सीन है? तो याद रखना, लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है, यानी कि जिंदा जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो बीसीजी एक लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। 95, बीसीजी वैक्सीन को घोलने के लिए कितने घंटे बाद उपयोग नहीं किया जा सकता? अगर आपने बीसीजी वैक्सीन को घोल दिया है, ठीक है, आसुत जल में बीसीजी वैक्सीन को घोल दिया है, तो 3 घंटे के बाद में आपको इसको नहीं लगाना है। तुरंत घोलिए, तुरंत लगा दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो 3 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इसके बाद आपको बीसीजी वैक्सीन को नहीं लगाना है। 96, मोपिंग अप गतिविधि कौन सी वैक्सीन में दी जाती है? तो पल्स पोलियो जो कार्यक्रम है उसमें मोपिंग अप गतिविधि का प्रयोग किया जाता है। मोपिंग अप का अर्थ है घर घर जाकर के वैक्सीन लगाना है। आपने देखा भी होगा, पोलियो वाले आते हैं आपके घर पे, भैया कोई 5 साल से कम का बच्चा है क्या? अगर हो तो बता दो, उसको वैक्सीन पिला दें, ठीक है ना। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? मोपिंग अप गतिविधि कहते हैं। नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओ, पेपर में आ गया मोपिंग अप क्या है, आप परेशान हो रहे हैं मोपिंग अप क्या होता है। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम जो है मोपिंग अप के द्वारा करवाया जाता है, यानी घर घर जाकर के वैक्सीन लगाई जाती है। 97, ओपीवी जिसे हम ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं, कितने तापमान पर इसको रखा जाता है? तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस में, ध्यान रखना, माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर इसको रखा जाता है। ये माइनस है, ध्यान रखना है, ठीक है। 98, टीटी वैक्सीन जिसे आप टीडी वैक्सीन कहते हैं, इसकी पहली खुराक जो है वो गर्भावस्था के दौरान कब दी जाती है? तो ध्यान रखना, 12 माह की जब गर्भ हो जाता है, यानी गर्भावस्था की जब पहली पहचान होती है 12 माह पर, ठीक है, तब इसकी जो है आपको वो लगाया जाता है, क्या? 12 सप्ताह कर लीजिए, माह नहीं होगा, 12 सप्ताह पर, 12 वीक पर। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो ये अपडेटेड मिलेगा, यानी हम इसको सही करके देंगे, ठीक है। तो 12 सप्ताह पर जब गर्भावस्था की पहली पहचान होती है तब यह टीटी का टीका लगाया जाता है। 99, खसरे को टीके को घोलने के कितने घंटे बाद उपयोग में नहीं लाना चाहिए? तो अगर खसरे के टीके को आपने घोल लिया है तो 4 घंटे तक यूज कर सकते हैं, 4 घंटे के बाद में इसको यूज में नहीं लाना होगा। नंबर 100, जापानी इन्फेल्टिस जिसे हम जेई कहते हैं, इसकी पहली खुराक कब दी जाती है? तो जब बालक 9 माह का होता है, तो जापानी एल्टेसिस जिसे हम जेई कहते हैं, इसकी पहली खुराक 9 माह पर दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपके 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ये नोट आप ध्यान रखना, यह पीडीएफ नोट्स अतुल शुक्ला सर के द्वारा स्वयं तैयार किए गए हैं, किसी अन्य यूट्यूब चैनल के लिए प्रतिबंधित है। कोई अन्य यूट्यूब चैनल अगर इसका यूज़ करते हुए पाया जाता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, आप हमारे पास इन्फॉर्मेशन जरूर पहुँचाइएगा, ठीक है। बाकी इस पीडीएफ जो हम आपको देंगे इसको किसी को बेचना नहीं है, अगर बेचते हुए पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। चलिए, बेहतर तैयारी और श्योर सिलेक्शन के लिए सक्सेस जंक्शन यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब पर सर्च करके इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ये भी आपको सबको बता देना है, इसको शेयर कर देना, और जो हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना, जिससे कि सारी जानकारी टाइम टू टाइम आप तक पहुँचती रहे, क्लास की भी जानकारी वहाँ पर मिलती रहती, ठीक है। तो इसके बाद में आपकी अगली प्रैक्टिस वाली क्लास आने वाली है बाल विकास की, यानी बालक शिक्षा एवं देखभाल की। जल्दी मिलते हैं प्रैक्टिस वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसको शेयर कर देना हर जगह और अपने नोट्स जरूर मंगवा लेना, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, बिना पीडीएफ नोट्स के काम चल नहीं पाएगा, आपको बता दे रहे हैं, बाकी पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7052547003 इस पर मैसेज करके आप लोग अपने नोट्स मंगवा लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।